नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राजव्यवस्था को। आज हमारी 8वीं क्लास है और इस 8वीं क्लास में भी हम मूल अधिकारों के विषय में ही बात करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए 2-4 क्लासेज इसकी और भी हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस वाइज चल रहे हैं और यहाँ हमने संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका यानी प्रस्तावना को पूरा कर लिया था। अभी हमारी गाड़ी थोड़ी सी यहाँ पर अटकी हुई है। थोड़ा समझने वाला भी है, थोड़ा टिपिकल टॉपिक भी है और बहुत सारे प्रावधान है इसमें, तो आराम से हम इसको समझ रहे हैं ताकि थोड़ा समय 1-2 क्लासेज अपनी ज़रूर ज़्यादा हो जाए, लेकिन कुछ रहे नहीं दोस्तों। और बिल्कुल हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है। सारा जो कंटेंट तैयार किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल आपके आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और उसी लेवल के अकॉर्डिंग है दोस्तों। और जल्दी सिलेबस हो, अच्छे से सारा कंटेंट मिल सके, इसलिए हमने जो ये क्लासेज हैं वो बनाई भी क्लास, जो हमारी क्लास नोट्स है उसके हैंड रिटन नोट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर। तो उन्हीं हैंड रिटन नोट्स से हम पढ़ रहे हैं और पूरे अच्छे से समझ रहे हैं। इनकी पीडीएफ भी जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवेलेबल करवाई जाएंगी। और तो दोस्तों, अगर आपको वास्तव में इन क्लासेस से कुछ सीखने को मिल रहा है, थोड़ा सा भी लाभ हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहले वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि यहाँ पर सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है और बड़े अच्छे से पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। तो अब बिना समय खराब किए चलते हैं सीधा अपनी पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में, जो हमारे 19 से अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है दोस्तों। 22 तक जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है और 19, 20, 21 और 22 यानी कुल 4 अनुच्छेद हैं यहाँ पर, जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सबसे हम पहले बात करें अनुच्छेद 19 की, तो 19 जो है वाक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत दी गई हैं। दूसरा है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अपराध को साबित करने के लिए, जैसे आपको खुद को जो है साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 तो बहुत ही व्यापक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है। फिर हम बात करें अनुच्छेद 22, जो गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संबंधित है। किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाए तो वो गिरफ्तारी कहीं गलत न हो जाए, उसके साथ में अन्याय न हो जाए, इसलिए ये अधिकार दिया गया है और गिरफ्तारी के सही कारणों को जानने और उसको बचाने के लिए ये दिया गया है दोस्तों। अब हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो 19 जो है हमारे पास में वाक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है और यहाँ ध्यान देना है, ये केवल नागरिकों के लिए है, यानी केवल और केवल हम इसकी बात करें तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो अनुच्छेद 19 4 जो हमारे अनुच्छेद हैं 19, 20, 21, 22 में से 19 की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ हम 19(1) की बात करें तो 19(1) जो कहता है कि मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी दोस्तों? 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी मूल संविधान में, लेकिन अभी कितनी है? 6 संपत्ति को हटाने के बाद में, जो केवल नागरिकों के लिए है। तो कितनी? 7 दी गई थी जो केवल नागरिकों के लिए थी। अब हम बात करें 19(1) में वर्तमान में कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों। और 19(2) में इसके ऊपर क्या दिया गया है? प्रतिबंध। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 19(1) अनुच्छेद 19(1) में तो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता कहीं स्वच्छंदता बन जाए, आप कुछ भी करें। तो इसमें देश की एकता, अखंडता आदि को ध्यान रखते हुए उसमें युक्त प्रतिबंधों की भी बात की गई है, जो 19(2) में दी गई है दोस्तों। और अगर हम बात करें प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनकी बात हमने की थी। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है समूह, संघ या समिति बनाने की शक्ति। डी है भारत में कहीं भी अबाध विचरण की स्वतंत्रता। ई है हमारे पास में भारत में कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। संपत्ति के अर्जन धारण करने की स्वतंत्रता और कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता।
अब देखिएगा थोड़ा सा इसको याद करें, क्रम से अगर हमें याद करना हो तो देखिएगा सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में आते हैं विचार, और वो उनको क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको सुनोगे तो आराम से मैं एक लाइन में ही इसको याद करवा देता हूं कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा, विचार आएगा आपके मन में, कोई अच्छी बात आई तो आप क्या चाहेंगे, किसी को बताना चाहेंगे। अब बताना चाहिए, एक को बताया और आपको लगा कि बहुत सारी हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे, कोई ना कोई सम्मेलन करके बहुत सारे लोगों को उस विचार को बताना चाहेंगे, है ना। कोई मत आया, कोई विचार आया, तो पहले आप क्या करेंगे, बताने की स्वतंत्रता आपके पास में होनी चाहिए। किसको बताना है, तो आपको उसके लिए बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो आप क्या करवाएंगे, सम्मेलन। जब आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो उन विचारों को व्यक्त करने के लिए आप क्या बुला सकते हैं, एक सम्मेलन। और सम्मेलन अगर सफल हो जाता है, आपकी बातें लोगों को पसंद आती हैं, तो आप उन्हीं लोगों का क्या बना सकते हो, एक समूह या संघ बना सकते हो। जैसे मान लीजिएगा मेरे मन में कोई विचार आया और मैं चाहता हूं बहुत सारे लोगों को बताने के लिए, तो मैं क्या करवाऊंगा, सम्मेलन करवाऊंगा। और उस सम्मेलन में जो लोग आए हैं उनको पसंद आ गया, तो मैं उन सभी का क्या बना लूंगा, एक संघ बना लूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जब मैंने कहा कि मुझे कुछ बोलने की स्वतंत्रता है, तो मैं क्यों ना एक सम्मेलन बुलाऊं, सम्मेलन में लोग आएंगे तो मैं उनसे क्या बना लूंगा, एक संघ बना लूंगा। ये तीन चीजें तो हमें याद हो गई। अब हमने कहा ये संघ बन गया, तो भी यहाँ से फिर हमारी इच्छाएं और जागृत हो जाती है कि मैं क्या करूंगा, सिर्फ यही नहीं, मैं तो सारे भारत में घूमूंगा और कहीं पर भी और लोगों को भी जाकर के बताऊंगा। तो मुझे कौन सी स्वतंत्रता है, अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी मैं कहीं भी जाकर के अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूँ। अब मुझे मान लीजिएगा यहाँ से चलता चलता मैं पहाड़ों में पहुंच गया, पहाड़ मुझे अच्छे लगे, तो अब मुझे ये अधिकार होना चाहिए कि भी मैं वहां पर पहाड़ों पर निवास कर सकता हूँ, तो मुझे कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता होगी। अब वहां पर क्या होगा, क्या मैं कोई संपत्ति खरीद सकता हूँ, पहले था, अब संपत्ति वाला हटा दिया गया है, तो इसकी बात अपने नहीं करेंगे, संपत्ति धारण नहीं कर सकता है। जब मैं निवास करूंगा तो वहां पर मुझे कुछ खाने पीने को भी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पर कोई भी उपजीविका व्यापार या कारोबार कर सकता हूँ। अब इसको बिना देखे भी अगर आप याद करना चाहें तो आप इसको इस तरह से याद करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले आपके दिमाग में अभी स्क्रीन पे नहीं है वो चीजें, बिल्कुल आप इसको आराम से याद कर पाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस से कई बार क्वेश्चन आता है। आपके मन में क्या आएगा, विचार आएगा, तो आप उसको बता सकते हैं या नहीं बता सकते, ये हो गई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहली। जब आपके मन में विचार आएंगे तो आप क्या करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे, दूसरी स्वतंत्रता। सम्मेलन करेंगे, लोग आएंगे तो उसके संघ बनाएंगे, तो संघ बनाने की तीसरी स्वतंत्रता। जब संघ बनाया एक जगह, तो आपकी इच्छा होगी दुनिया में कहीं भी जाए, भारत में कहीं भी जाए, तो फिर आपके पास में चौथी स्वतंत्रता आ गई, कहीं भी अबाध रूप से भ्रमण करने की, भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। जब आप कहीं पर जाएंगे तो जहां आपका मन लग जाए, पहाड़ों में मन लग गया तो वहां पर बस जाने की भी स्वतंत्रता होगी, पांचवी स्वतंत्रता। छठी हटा दी गई है, तो सातवीं ही छठी हो गई। जब मुझे पहाड़ों में मैं रहने लग गया, तो मुझे वहां पर कोई भी कारोबार करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि मैं अपना पेट तो कम से कम पाल सकूं। तो अब आपको अच्छे से याद होगा, पहला क्या, विचार और अभिव्यक्ति, दूसरा सम्मेलन, तीसरा संघ हो गया, चौथा भ्रमण या विचरण हो गया, मुझे कहीं जाना है, भ्रमण विचरण करूंगा तो निवास भी करूंगा, और निवास करूंगा तो मुझे आजीविका भी कमानी पड़ेगी। इस प्रकार से आप इनको अच्छे से बिल्कुल याद रख सकते हैं दोस्तों, और बहुत बार यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। तो अब अपने एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में भी समझते हैं। 19(1) की मैं अगर बात करूं तो 19(1) था हमारे पास में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप इसको कह सकते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति, जब आपके मन में विचार आए तो किसी को बता सके। तो भारतीय संविधान जो है वो हमें नागरिकों को जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है भी व्यक्ति जो है या नागरिक जो है, क्योंकि ये केवल नागरिकों को है, तो अपने विचारों को बोल करके किसी को बता सकता है, लिख करके बता सकता है, छपवा करके बता सकता है, और अन्य किसी प्रकार से जैसे सिनेमा वगैरह किसी के माध्यम से भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा ना कि सिनेमा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो होता है वो यही लेकर के आता है कि ये तो मेरे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो मैं अपने विचारों को जो है सिनेमा के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। तो फिर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी में ही आती है, और इसका बहुत ज्यादा न्यायपालिका के द्वारा क्या किया गया है, विस्तार भी किया गया है। न्यायपालिका के सामने बहुत सारे वाद आए, उनके माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार भी किया, और इसके लिए बहुत सारी स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है, जिसमें हम देखें कौन कौन सी आई। तो प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता आती है दोस्तों, है ना। ये अलग अलग केस हुए उसके अंदर आया, हालांकि उतना केस में अपने को जानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जितना आपको बताया जा रहा है काफी है, उसी से आपका काम चल जाएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे।
वरना तो फिर आप ये नहीं याद कर पाते ना, इंडियन न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघवाद, और साथ में इसके ब्रजभूषण प्लस जो अपना दिल्लीवाद भी था, तो इतना आपने नहीं याद रख पाते हैं। जैसे अपने सूचना का अधिकार की बात करें तो ये विभिन्न वाद के द्वारा आया, इसमें एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ था, तो वो भी नहीं याद रखना ना हमने को इतना। जो याद रखने वाला है वो मैंने यहाँ लिख दिया ना, एक नवीन जिंदलवाद था, राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ये भी तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। नोटा जो है ये भी इसी के द्वारा दिया गया है, इसी में आता है। एक अच्छा प्रश्न बन जाए, निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है या नहीं आता, तो यहाँ से हमें अच्छे से याद होना चाहिए। जानने का अधिकार भी हमारे पास में है, और इसके अलावा चुप रहने की स्वतंत्रता भी है, ये इमैनुअल कांटवाद में दिया गया था। इसके अलावा हमारे पास में इंटरनेट का भी अधिकार होना चाहिए। कई देश तो ऐसे हैं ना जहाँ पर ब्रॉडबैंड का अधिकार, हम इंटरनेट की स्वतंत्रता हमारे पास में होनी चाहिए। तो कई बार होता है ना कि इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है, तो फिर लोगों के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ये 2020 में ही किया गया था दोस्तों, ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। कोई फहीमा शरीन बनाम केरल राज्यवाद था, उसके अंदर किया गया था। इसके अलावा आपकी फोन टैपिंग नहीं हो तो उसके विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। आपको व्यावसायिक विज्ञापन की भी स्वतंत्रता ये देता है दोस्तों। ये विभिन्न वादों के माध्यम से आए हैं, विज्ञापन की स्वतंत्रता, झंडा फहराने का, जागने का, जानने का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता, ये सारे इसमें बताए गए हैं दोस्तों। अब देखिएगा जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(b जो है दूसरा हो गया ना, इसमें क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई थी। जैसे हमने कहा ना, सबसे पहले क्या आएंगे, विचार आएंगे, अभिव्यक्त करेंगे, तो दूसरा कौन सा अधिकार होना चाहिए, सम्मेलन का। अब देखिएगा ये जो अधिकार है ना अपना, इसके ऊपर या वैसे कहीं 19(2), आर्टिकल 19(2) के अंदर उन प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है जो 19(1) पर आरोपित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 19(1) के ऊपर, 19(1) में तो वैसे तो सारे आ गए ना, 19(1) A B C D सब के लिए आ गया। इसके द्वारा 19(1) में क्या दिया, सॉरी 19(2) में 19(1) के लिए जो भी प्रतिबंध आते हैं, कैसे कैसे रोक लगाए जा सकते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा से संबंधित मामला कोई हो गया, उनको आगे भी देखेंगे। इनके आधार पर जो है 19(1) की स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई जा सकती है। 19(1)(b) क्या कह रहा है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। कौन सी स्वतंत्रता देता है, आप सम्मेलन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन कैसे कर सकते हैं, बिना हथियारों के, ठीक है। और इसके अंतर्गत नागरिकों को सभा करने का, प्रदर्शन करने का, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता दी गई है। हड़ताल की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। हड़ताल कभी भी सम्मेलन का रूप नहीं होता है, वैसे भी नहीं होता, तो नहीं होना था। अनुच्छेद 19(1)(c) की बात करें तो पहला था वाक और अभिव्यक्ति, दूसरा सम्मेलन, तीसरा क्या था दोस्तों, संघ। संघ मतलब संघ, समूह, संगठन, समिति। संगठन कौन सा, राजनीतिक संगठन बना सकता है। समिति कौन सी, सहकारी समिति, ये पहले नहीं था, उसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया, जब सहकारिता को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों, और नागरिकों को समिति बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई। इसे कहाँ जोड़ा गया है, भाग 9(b) में। ध्यान दीजिएगा कहाँ जोड़ा गया है दोस्तों, भाग 9(b) में जोड़ा गया है। और ये जो आर्टिकल है ये 243, कहाँ से कहाँ तक है, 243 ZH से लेकर के ZT तक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है, समूह संघ में कोई भी राजनीतिक दल है, मजदूर संगठन है, दबाव समूह है, क्लब है, कंपनी है, सोसाइटी है, स्वैच्छिक संगठन, इन सबको बनाने के अधिकार जो है वो इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, शामिल किए गए हैं। डी की हम बात करें तो संपूर्ण भारत में विचरण करने की स्वतंत्रता, मुझे लग रहा है कि आपको याद हो चुका होगा। ए में क्या था, वाक और अभिव्यक्ति, बी में क्या था, सम्मेलन, सी में क्या था, सम्मेलन के बाद में क्या था, संघ बनाना है तो बना सकते हैं। डी में क्या है, कहीं और भी बना सकते हैं, तो डी में क्या हो जाएगा दोस्तों, विचरण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ए में विचार और अभिव्यक्ति, बी में सम्मेलन, सी में संघ और डी में विचरण की स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति जो है वो संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता पूर्वक अबाध रूप से संचरण कर सकता है। उसकी इच्छा हो कि मैं तो जम्मू कश्मीर में जाके पहाड़ देखूंगा, हिमाचल के पहाड़ देखूंगा, तो वो देख सकता है। और पहाड़ों वाले कहीं हमें रेगिस्तान देखना है, समुद्र देखना है, तो वो भी देख करके आ सकते हैं।
यानी संपूर्ण भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं, कोई राज्य इस आधार पर जो है ना प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि आप हमारे राज्य में नहीं आ सकते। तो नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के भ्रमण और आवागमन की स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी कोई भी राज्य अन्य राज्य के निवासियों के आने जाने पर रोक नहीं लगा सकेगा। जैसे मान लीजिएगा ये हरियाणा रह गया, ये राजस्थान रह गया, और राजस्थान वाले हरियाणा की तरफ जाए कि हमें घूम के आना है, तो यहाँ हरियाणा वाले कहते भी राजस्थान वाले नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई राज्य अन्य राज्य के निवासियों के आने जाने पर रोक नहीं लगा सकता है। फिर हम कहें ई की बात, ई में क्या था दोस्तों, कहीं भी बस जाने का अधिकार है। यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ए बी सी डी ई। ए में क्या था, वाक और अभिव्यक्ति, बी में क्या है, सम्मेलन, सी में क्या है, संघ, डी में क्या है, कहीं भी विचरण, और ई में क्या हो गया, बस जाने का अधिकार। और फिर एफ तो कैंसिल हो गया, जी में क्या हो जाएगा दोस्तों, जी में हो जाएगा अपने आजीविका का अधिकार। ठीक है, याद हो गया ना, अच्छे से याद हो जाएगा। तो 19(1) ई में क्या है, भारत के किसी भी भाग में बस जाने या निवास करने का अधिकार, कहीं भी मकान लेकर के जो है वो रह सकते हैं, और ये वाकई में विचरण की स्वतंत्रता का ही क्या है, पूरक है। अभी देखिए 19(1) एफ की बात करें, संपत्ति का अधिकार है, ये यहां से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 19(1) जी की बात करें तो ये किसकी स्वतंत्रता देता है, व्यापार की, वृत्ति की, आजीविका की। अब तो अच्छे से याद हो गया ना, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, जी तक की ABCD आपको याद होनी चाहिए। दोहरा के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया, अन्यथा तो फिर ऐसे ही बोला जा रहा है ना। साथ साथ में याद किया करो, सारा करवा रहा हूं मैं ना। तो ए में क्या था, वाक और अभिव्यक्ति, बी में क्या है, सम्मेलन, सी में हो गया संघ, डी में हो गया क्या, जब संघ बनाएगा तो फिर कहीं जा भी सकता है, विचरण हो गया, ई में क्या हो गया, बस जाना है, एफ को हटा दिया गया है, जी में आजीविका आ गया, जी आजी वैसे याद रह जाएगा ना। तो जी में क्या है, व्यापार, वृत्ति और आजीविका की स्वतंत्रता दी गई है। जब हम अलग अलग शब्द आते हैं ना, जैसे व्यापार, तो इस व्यापार का अर्थ क्या होता है, जब आप किसी वस्तु या सेवाओं का लेन देन होता है ना, तो उसको व्यापार कहते हैं, एक चीजों का लेना देना हो गया। ठीक है, वृत्ति, वृत्ति हो गया ना, वृत्ति जो कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपकी विशेषता है, आप उसको वृत्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी को पढ़ाने का है तो टीचर हो गया ना, वो उसकी वृत्ति होगी, आजीविका के लिए जो वो कार्य कर रहा है दोस्तों, है ना। एक शब्द और आ जाता है हमारे पास में, कारोबार। तो कारोबार का मतलब क्या होता है, कारोबार एक ऐसा शब्द है जो लाभ के लिए किया जाता है। और एक यहाँ पर अपने और शब्द देख सकते हैं, उपजीविका। कौन सा देखा हमने, देखो वृत्ति की हमने बात की, वृत्ति का मतलब क्या है दोस्तों, आजीविका के लिए किया गया ऐसा कार्य जिसमें आपकी विशेषता है। और उपजीविका व्यापक शब्द है, इसमें व्यक्ति के द्वारा के बाकी सारे कार्य शामिल हो जाते हैं दोस्तों। व्यापार तो क्या हो गया, चीजों का लेना देना, और कारोबार जो लाभ के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है, नागरिक अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय कर सकता है दोस्तों। लेकिन प्रतिबंध है इस पे, उनकी बात करेंगे। तो 19(1) अच्छे से याद हो गया होगा, इसमें है ए बी सी डी ई एफ और जी। ए में अब बताओ, बिल्कुल दोहरा दो भाई, इतना तो करना पड़ेगा। ए में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति, बी में क्या है, सम्मेलन, सी में क्या है, संघ, डी में क्या है, विचरण, ई में क्या है, बस जाना, एफ को हटा दिया, जी में क्या है, आजीविका, बस। ठीक है, अभी अपने बात करें 19(2) की, 19(1) के बाद में। तो ये आर्टिकल 1 के ऊपर पीछे भी हमने बात की थी, इस पे कैसे कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्या फिर तो वो कुछ भी कर सकता है कि ऊपर वाले सारे काम, नहीं, उन पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कब, किस आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, सदाचार या नैतिकता के आधार पर। इन आधारों पर जो है उनके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। जैसे हम सबसे पहली बात करें राज्य की सुरक्षा, अब हमने कहा विचार और अभिव्यक्ति है, तो वो ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता ना जिसमें राज्य की सुरक्षा जो है वही खतरे में आ जाए, राज्य में आंतरिक अशांति फैल जाए, युद्ध की कोई बात हो, व्यापक नुकसान पहुंचाने, कोई हिंसात्मक अपराधों को बढ़ावा देने वाली अभिव्यक्ति कर रहे हैं, है ना, कोई राज्य के अंदर नया देश बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो है अभिव्यक्ति विचारों की आप नहीं कर सकते हैं। तब आपके विचार और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तब ऐसा नहीं होगा कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है
है ना, एक सदाचार या नैतिकता इस आधार पर भी रोक लगाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही कोई सामग्री जो अश्लील प्रकृति की हो, बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो, तो उस पर भी क्या कर सकती हैं, रोक लगाई जा सकती है। कोई ऐसी अभिव्यक्ति जो न्यायालय की अवमानना करती हो तो फिर उसको रोका ही जा सकता है ना। कोई मानहानि, ऐसा आपका अभिव्यक्ति है जिससे किसी की मानहानि होती हो, आप जो बोल रहे हैं उससे किसी अन्य व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो फिर मानहानि वाले काम आप नहीं कर सकते, प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी, ये पहले नहीं था। पहला देखिएगा, जो हमारा संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, तब 1902 में इस बात को जोड़ा गया था। इसका अभिप्राय यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर इसकी वजह से कोई अव्यवस्था फैलती है तो राज्य उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, राज्य में अव्यवस्था फैल रही है, तो उसको रोका जा सकता है। फिर हम कहें कानून व्यवस्था अगर कहीं भंग होती है तो भी रोका जा सकता है। जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति पर प्रभाव पड़ता हो क्या कहा हमने, जनजातीय कोई संस्कृति है और उसके बोलने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा आप कुछ बोलें जिससे क्या हो, अपराध उद्दीपन बढ़ रहा हो, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते जिससे विदेशी राष्ट्रों से आपके मैत्रीपूर्ण संबंध है ना वो खराब हो जाए, इसे भी पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसमें क्या हो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हो जाए दोस्तों, है ना। ये पहले शामिल नहीं था, मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसे भी 16वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको पहले के द्वारा और लोक व्यवस्था को भी पहले के द्वारा, और इसको 16वें के द्वारा जोड़ा गया था। 16वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1963 के अंदर, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। दोस्तों समझ गए, बिल्कुल सिंपल सी बातें, इसमें कोई विशेष बात तो है नहीं कि आप कुछ, हमें बोलने का मतलब, बोलने का अधिकार दिया है तो फिर ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे ना। उसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 19 में उल्लिखित अधिकार और उनके प्रतिबंध जो भी लगाए जा सकते हैं ना। 19(1)(a) पर तो प्रतिबंध वही है, 2 वाले ही हैं, अभी हमने इसकी बात भी की है। फिर हम बात करें 19(1)(b) की बात करें तो 19(1)(b) में क्या है, सम्मेलन की, इसके ऊपर 19(3) के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है, जिसमें लोक व्यवस्था, संप्रभुता और एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला अगर आप कोई सम्मेलन कर रहे हैं तो फिर उसे क्या है, रोका जा सकता है दोस्तों, उसे रोका जा सकता है ना। तो सम्मेलन आप नहीं कर सकते, लोक व्यवस्था के आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(1)(c) में क्या है, आप संघ बना सकते हैं दोस्तों, इस संघ बना सकते हैं, लेकिन उस पर भी 19(4) के तहत क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। किस आधार पर लगा सकते हैं, लोक व्यवस्था के आधार पर लगा सकते हैं, संप्रभुता, अखंडता और सदाचार आदि के आधार पर जो है हम इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। 19(1)(c) पर 19(4) के तहत प्रतिबंध है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसी के साथ देखिएगा दोस्तों 19(1)(d), 19(1)(d) में क्या कहा गया है, भारत में अबाध संचरण कर सकता है, डी में। अब इस पे प्रतिबंध लगाता है 19(5), ये साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जातियों के हित में, जनजातियों के हित में जो अबाध संचरण के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये आपको याद रखना चाहिए। यानी साधारण जनता के हितों, अनुसूचित जनजाति के हितों का नुकसान हो रहा है तो फिर उसको रोका जा सकता है दोस्तों, है ना। अब आप ये याद रखें, जो अबाध संचरण है ना, ये भारत में है, ये किसी भी प्रकार से विदेश वाला नहीं है, भारत में जो है इसकी अनुमति दी जा रही है। ये क्या है, भारत के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है। 1905 के तहत जो है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो ऊपर वाले और ये दोनों क्या है, सेम ही है, वैसे भी हमने कहा एक दूसरे का पूरक ही होते हैं ये। जी में क्या है, वृत्ति और आजीविका का अधिकार है, हमने पढ़ा, इसमें 19(6) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(6) में क्या कहा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 19(6) ये कहता है कि साधारण जनता के हित को नुकसान नहीं हो, या कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें तकनीकी योग्यता की आवश्यकता हो तो फिर उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, उस आधार पर जो है नियोक्ताएं रखी जा सकती है। किसी राज्य के लिए व्यावसायिक जो है एकाधिकार लेने हो तो वहां पर भी ऐसा किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो 19 को हमने पूरा देखा। 19(1), 2, 1 में तो क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 19(2) से लेकर के 6 तक क्या है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं दोस्तों,
है ना, जो 6 हमारे स्वतंत्रताएं हैं उनके ऊपर 2 3 4 5 और 6, है ना, 5 2 में है, 1 2 3 4, है ना, इनके द्वारा क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया। अच्छे से हमने इसको देख लिया है। अब अनुच्छेद 20 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपराधों के संबंध में 2 सिद्धि से संरक्षण देता है। यहाँ पर जो है 3 बातें आती हैं। सबसे पहले भूतलक्षी प्रभाव, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशंसन से संरक्षण। 20(1), 20(2) और 20(3) में इसकी बात की गई है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, ये किसमें कहा है, 20(1) में कहा गया है। ये क्या कहता है, इसको समझिएगा। भूतलक्षी का मतलब भूतकाल से, ये ऐसे कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति है, आप उसको तब तक अपराधी नहीं ठहरा सकते जब तक कि उस अपराध से संबंधित विधि का उल्लंघन उसने नहीं किया हो, जब तक उस समय कानून बना हुआ हो, है ना। उसी कानून के अंतर्गत उसको जो है दंड दिया जाएगा जो उस समय है। जैसे मान लीजिएगा मैं बात करूं, आज है तारीख 21/07 और 2023। अब 2023 के अंदर किसी व्यक्ति ने मान लीजिएगा कोई चोरी की, ठीक है, और वो चोरी मान लीजिएगा उसने किसी धार्मिक स्थल पर चोरी कर ली, अब उसको अन्य चोरी की तरह समझा जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, अब इसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है और 22 तारीख को एक कानून बनाता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल पर चोरी करेगा तो उसको 5 साल की नहीं 7 साल की सजा होगी। तो अब बताओ, क्या इस व्यक्ति को जिसने 21 को अपराध किया है उसको ये सजा मिल जाएगी क्या? नहीं, ये आने वालों पर लागू होगा, क्योंकि ये कानून बना है 22 तारीख को। 21 तारीख को जब ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, भले इसका फैसला बाद में आता है, लेकिन उस समय जो अपराध था उसके अंदर जो उसकी जो दंड निर्धारित थे वही दंड उसको मिलेगा। यानी आप दंड को पहले से लागू नहीं कर सकते हैं, है ना, आप उसको पहले से लागू नहीं कर सकते हैं। जो दंड उस समय था ही नहीं, वो 21 को पकड़ा गया, आप 2 साल बाद में कोई ऐसा कानून बनाते वो उस पर लागू नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये किस में होगा? ऐसा होगा आपराधिक या दंडिक मामलों में, सिविल मामलों में ऐसा किया जा सकता है, भूतलक्षी से लागू किए जा सकते हैं। इस ये क्या कहता है, देखो, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे ना। जैसे मैं कहूँ आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको वही दंड मिलेगा जो आज तक संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। आज पकड़ा आज गया है, 6 दिन बाद में आप कोई नया कानून बना के उस कानून के अनुसार आज पकड़े गए व्यक्ति को आप उसके अनुसार सजा नहीं दे सकते हैं। यानी आपराधिक जो कानून है उन पर भूतलक्षी प्रभाव से वो लागू नहीं हो सकते, वो भविष्य लक्षी लागू होते हैं दोस्तों, ठीक है। अपराध के समय जो कानून है उसको उतनी ही सजा दी जाएगी। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, उसने रेप किया, 21 तारीख को उसने अपराध किया, लेकिन 21 दिसंबर 23 को एक कानून बनता है कि जो व्यक्ति रेपिस्ट है उसको जो है फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन इस समय जब वो पकड़ा गया ये कानून इसके ऊपर लागू नहीं होगा, उसके बाद में जो पकड़ा जाएगा ना उसके ऊपर लागू होगा। यानी जिस दिन पकड़ा गया उस समय वाले ही कानून उसके ऊपर लागू होते हैं और उतनी ही मात्रा में दंड उसको दिया जाएगा। अब ये केवल दांडिक मामलों से संबंधित है दोस्तों। सिविल मामलों का, जमीन जायदाद का कोई मामला है तो वहां पर ऐसा किया जा सकता है ना। अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा था 20(2) के अंदर दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायालय द्वारा अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। मान लीजिएगा एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सजा नहीं दे सकते, है ना, कि पहले तो उसको क्या कर दे, 20 साल की उम्र कैद दे दी, फिर उसको फांसी चढ़ा दे। तो दोनों चीजें एक साथ उसको नहीं दी जा सकती दोस्तों। कई बार देखते हैं ना कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने हमला किया, वो 20 साल की सजा भुगत चुके होते हैं, उसके बाद में फैसला आता है कि इनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन उससे पहले उनकी एक सजा जो है वो पूरी हो गई, तो उनको फिर वो नहीं दी जा सकती, है ना। तो आप इसको मानिए एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायालय के द्वारा अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। हाँ, लेकिन ये केवल न्यायपालिका द्वारा की गई सजा के लिए ही लागू है, प्रशासनिक का नहीं। अब मान लीजिएगा कोई जो व्यक्ति है उसने भ्रष्टाचार किया, रिश्वत ली या फिर गबन किया, तो गबन करने की सजा जो कानून के द्वारा तय है वो तो कानून देगा ही देगा, उसको 2 बार नहीं दे सकता। लेकिन उसके ऊपर जो विभागीय कार्यवाही की जाएगी ना वो तो की जा सकती है, वो दोहरे दंड के अंतर्गत नहीं आती है।
विभागीय कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो की जा सकती है, वो दोनों में नहीं आएगी। तीसरा जो है वो 20(3) में है, ये क्या कहता है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण देता है। ये कहता है भी आप किसी भी व्यक्ति को है ना खुद के विरुद्ध अपराध स्वीकार करने के लिए या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, है ना। कोई व्यक्ति आप उसे कहीं भी स्वीकार करो, कई बार कहते हैं ना भी जमानत लेने के लिए जाता है और जब पुलिस उसको कोर्ट में लेके जाती है तो वो ये कहता है कि हमसे तो है ना इन्होंने पीट पीट करके जबरदस्ती कहलवाया है, तो ऐसा नहीं, फिर उसको साक्ष्य माना नहीं जाता है, वो कैंसिल हो गया, है ना। आप किसी व्यक्ति को ऐसा कहो भी जा भी तो अपने केस के विरुद्ध है ना जो साक्ष्य है वो ढूंढ के ला कि तूने अपराध किए, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे तो गवाही दे सकता है, मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, वो आकर के कहता है जी मैंने किया है, तो फिर वो तो कर ही सकता है ना, ठीक है। अब एक केस आया सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद 2010 में। ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय था कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर ये गवाही के रूप में नहीं माने जाएंगे। इन पर क्या कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। इसका मतलब क्या है, ये प्रयोग नहीं किए जा सकते, इनको सबूत नहीं माना जाएगा, इनको सबूत नहीं माना जाएगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये स्वयं के विरुद्ध खुद ही गवाही दे रहे हैं, है ना। लाई डिटेक्टर में वही बोल रहा है, नार्को में भी वही बोल रहा है, तो ये खुद नहीं कर सकता है। बल्कि क्या हो सकता है इसमें, हो ये सकता है कि प्रारंभिक जांच के लिए तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इनको साक्ष्य नहीं मानेंगे, कानून के साक्ष्य नहीं माने जाते हैं ना। इनका प्रयोग अपराधों में किया जा सकता है, महिलाओं और राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है तो वहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और संबंधित व्यक्ति की अनुमति के द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो मान्य है ना, ये तो एक अलग प्रकार की है। डीएनए सुप्रीम कोर्ट जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मान्यता देता है, जब किसी के वंश या वंश परंपरा को पहचाना हो तो फिर ये काम आता है दोस्तों। और हमें सबसे ज्यादा याद रखना है कि अनुच्छेद 20 जो है वो आपातकाल में भी रद्द नहीं होता है, इसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब अगला हमारा आता है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या जीवन जीने का अधिकार। यहाँ दो शब्द हैं, जीवन जीने का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दोनों को समझेंगे। जब हम जीने की अधिकार की बात करते हैं, जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसका मतलब हो गया व्यक्ति और उसके अंग जो हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, जीवन जीने की सुरक्षा, उसको प्रताड़ना से सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको आजीविका शिक्षा मिलनी चाहिए, शुद्ध पर्यावरण उसको मिलना चाहिए ताकि वो आराम से, आजीविका उसको मिलनी चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, शुद्ध पर्यावरण है ना वो उसको मिलना चाहिए दोस्तों। ये अधिकार किसमें आ गया, जीवन जीने का। और अगर प्राण एवं दैहिक की बात करें तो इसका मतलब हो गया मनमानी हिरासत में नहीं रखा जा सकता, आप उसके देह को जबरदस्ती जो है नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा निजता है, निजी जीवन में है, निवास उसका भवन है, उसके अंदर रहने की स्वतंत्रता है, आवागमन की स्वतंत्रता है, ये सारी प्राण एवं दैहिक, यानी उसके देह और प्राण जो है ना वो स्वतंत्र रहने चाहिए, उसको जबरदस्ती मनमानी हिरासत में नहीं रखा जा सकता, और वो अपने निजी जीवन में कैसे भी कपड़े पहने, निवास के भवन की स्वतंत्रता उसके पास में होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ सीधा सीधा समझें तो इस अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान जो है वो सबको जीवन का संरक्षण प्रदान करता है, ये हमें याद रखना है। लेकिन ये यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है उसको आप समझिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ये कह रहा है भी आप अगर वंचित करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, आपको उसके लिए विधि बनानी पड़ेगी, संसद के द्वारा कानून बनाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इसलिए क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब इसको जो हमारा संविधान है उसका मैग्ना कार्टा और संविधान का मेरुदंड कहते हैं दोस्तों, है ना। तो कितना ये मानो अगर ये नहीं हो तो फिर किसी भी व्यक्ति को पकड़ के ले जाया जा सके, है ना, उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसकी नहीं रहेगी, स्वच्छ पर्यावरण है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। वैसे देखिए तो 19 और 1 जो है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है, न्यायालय के अनुसार ये निर्णय दिया गया था। 1950 के अंदर एक केस होता है AK गोपालन बनाम महाराष्ट्र मद्रास सरकार, ये जो है थोड़ा इसका विस्तार करते हुए बताता है कि किसमें क्या क्या है। 21 अनुच्छेद 21 जो है ये हमें ध्यान रखना है, ये केवल कार्यपालिका के विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान करता है।
ध्यान दीजिएगा 21 क्या कहता है, कार्यपालिका के विरुद्ध है, एग्जीक्यूशन के विरुद्ध। व्यवस्थापिका विधि के द्वारा चाहे तो उसके जीवन की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर सकती है ना, व्यवस्थापिका के विरुद्ध नहीं दिया गया, ये केवल कार्यपालिका के विरुद्ध दिया गया है ना। तो मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता, कानून बना करके किया जा सकता है। इसी समय न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। इसमें अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की गई थी और यहाँ बताया गया कि जीवन जीने का जो अधिकार है उससे तात्पर्य है शारीरिक और निजी स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, जीवन जीने का अधिकार का मतलब क्या, उसका शरीर सुरक्षित रहे, उसके अंग सुरक्षित रहे, उसको प्रताड़ना न मिले और उसके निजी जीवन जो है वो बना रहे। अब एक केस आया मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 का है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और व्याख्या करते कैसी व्याख्या की, उदारवादी व्याख्या की। उसके अंदर इन्होंने बताया, क्या बताया, विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और इसी के अंतर्गत जो है विधि की उचित प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया। किसका प्रतिपादन किया है दोस्तों, विधि की उचित प्रक्रिया। यानी जब हमने कहा ना उचित प्रक्रिया और हमने कहा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दो शब्द यहाँ पर आए हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा हमने कहा व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट दूसरे निर्णय में मेनका गांधी में ये कहता है कि उचित प्रक्रिया के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हुआ कि संसद चाहे तो कानून बना के रोक सकती है। उचित प्रक्रिया का मतलब है कि बना तो सकती है लेकिन जो भी आप कानून बनाए वो उचित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, ये उचित प्रक्रिया में आता है। तो अनुच्छेद 21 जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है, ऐसा इस वाद में निकल के आता है। विधि जो भी बनाई जाए वो उचित तार्किक और प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होना चाहिए, इसे ही हम विधि की उचित प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 की उदारवादी व्याख्या करते हुए कहा था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार जो हैं उसमें जोड़े जाएं और उसने जोड़ने को कहा कौन कौन से जोड़े, कौन कौन सी बात कही इसने कहा कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन वो विधि कैसी होनी चाहिए, वो विधि कैसी होनी चाहिए, तार्किक, है ना। जब हम यहाँ जो इसमें कहा गया है ना स्थापित प्रक्रिया देखो वैसे मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है। जब हम उचित प्रक्रिया की बात करते हैं तो उचित प्रक्रिया जो है वो क्या है, तार्किक हो गई, है ना। तो ये जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, जापान से, और उचित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, यूएसए से। ये जो बात कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर क्या कहा गया कि कानून की प्रक्रिया से ऊपर उठकर प्राकृतिक और नैसर्गिक न्याय के नियमों की हमारे लिए यहाँ पे पालना करनी चाहिए। और 21 में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, अनुच्छेद 21 क्या है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, जिसे मेनका गांधी वाद 1978 में प्रतिपादित किया गया था। और इसी के बाद में जो है बहुत सारे अधिकार इसमें शामिल किए गए, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, निज यात्रा का, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, यहाँ तक कि गहरी नींद का अधिकार। जब है ना कि रात को डीजे वगैरह बजता रहता है, बंद करवा दिया जाता है, तो वो इसी अधिकार में आता है। निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया जिसको बोलते हैं, उसका अधिकार, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, व्यक्ति मर गया ना तो वो भी उसकी गरिमापूर्ण होनी चाहिए। मॉब लिंचिंग को ये किसी प्रकार से मान्यता नहीं देता है। सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, विवाह का अधिकार, सार्वजनिक स्थल पर उसको फांसी न दी जाए, शिक्षा का अधिकार, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, सभी जगह इंटरनेट पहुंचे, स्वच्छ जल का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा की जाए, महिलाओं को मंदिर प्रवेश का अधिकार है, उनको इस आधार पर नहीं रोका जाए कि वो महिलाएं हैं। तो कितने सारे हैं देखो इसमें। आत्महत्या का निषेध करता है, त्वरित कोई कानून है, अगर कोई केस चल रहा है तो त्वरित सुनवाई की भी ये बात करता है दोस्तों। 21 कै इसमें जोड़ा गया था, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है अनुच्छेद 21 कै की अगर हम बात करें तो 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया था। ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए जाने की बात करता है। अब लास्ट आया हमारा अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण देता है। दो बातें हैं,
पहली बात कि गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है उसके पास में 3 अधिकार हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई है तो उसके पास में 3 अधिकार है। वो पूछ सकता है, कारण जानने का अधिकार है भी मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा सकता है, और उसको अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। ये 22(1) के अंतर्गत दिया गया। देखा होगा आपने सिनेमा में कि जब कोई आता है पुलिस पकड़ने के लिए, वो कहते हैं क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर वो कहता है मैं अपने वकील को बुलाऊंगा। तो दोनों अधिकार उसके पास में होता है। तीसरा अधिकार 22(2) में है कि कारण बता दिया, वकील से परामर्श भी उसने कर लिया, लेकिन अपराध किया है या नहीं किया पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है क्योंकि वो अभियुक्त है अभी तक, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। वही बताएगा कि ताकि गिरफ्तारी युक्त है या नहीं, वरना तो पुलिस चाहे तो किसी को लंबे समय तक रख लेगी। इसलिए 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं रख सकती ना। किसी व्यक्ति को गलत पकड़ भी लिया तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख पाएगी। अब इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है ना, जहां से पकड़ के चले पहुंचने के बाद का है दोस्तों, है ना। किसको, तो ये अधिकार सबको है क्या? नहीं है। 22(3) ये कह रहा है किसी शत्रु देश के नागरिक को ये अधिकार नहीं है। निवारक निरोध के तहत भी ये अधिकार नहीं है। निवारक निरोध आप इसको समझिएगा, किसी व्यक्ति ने अपराध तो किया तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से अपराध हो सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के किसी सभा या सम्मेलन से कहीं जाने से दंगे भड़क सकते हैं, तो उसको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो निवारक निरोध में ही आता है दोस्तों। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी कुछ अधिकार हैं। कौन से? आप उसको ऐसे नहीं हमेशा के लिए रख लेंगे, उसको अधिकतम आप 3 माह के लिए रख सकते हैं, है ना। उससे ज्यादा रखना हो तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा एक सलाहकारी बोर्ड बैठेगा, उसकी सिफारिश आपको लेनी पड़ेगी। गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए उसको भी निवारक निरोध में, हालांकि चाहे तो जनहित में पुलिस चाहे तो इनकार भी कर सकती है। वो जिसको पकड़ा गया है निवारक निरोध में, वो चाहे तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय से अपील भी कर सकता है। ठीक है। अब संसद की क्या अधिकार है? संसद चाहे तो विशेष परिस्थिति में जो 4 माह है ना, उससे ज्यादा भी कर सकती है। निरोध की अधिकतम अवधि का निर्धारण संसद ही करेगी, उसके पास में ही अधिकार है। सलाह बोर्ड किस प्रकार से जांच करेगा वो भी कौन तय करेगा? संसद तय करेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से देखें, इस विषय के ऊपर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने के अधिकार प्राप्त हैं। 22(4) की बात करें, 22(4) जो है वो निवारक निरोध संबंधी प्रावधान करता है। 22(1) हमने देखा, 22(2), 3 हमने यहाँ पर देखिएगा देख लिए थे शुरू में ही, है ना। ये देखिएगा 22(1) के अंदर तो कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श का अधिकार, 2 में 24 घंटे के सामने उसको प्रस्तुत करना। 22(3) में किसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, उसकी बात हमने की। अब अपन बात कर रहे हैं 22(4) की। 22(4) कहता है निवारक निरोध से संबंधित है। ये कहता है कि शक के आधार पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक नजरबंद रख सकती है दोस्तों, ये 22(4) कहता है। और ये जो नजरबंदी है ना, ये किसका विषय? समवर्ती सूची का है, इसलिए इस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमने बड़े अच्छे से पूरा किया है। मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। स्पीड कम ज्यादा हो, कुछ सुझाव हो तो आमंत्रित है, बिल्कुल क्लासेज आपके लिए हैं, तो आपके अनुसार चेंज भी किया जा सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर क्लास कैसी लगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। यही हमारे लिए तो मोटिवेशन का काम करता है, आगे की क्लासेस के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।